हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आप सभी का मूव ऑन स्टडी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मूव ऑन स्टडी चैनल पे एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली आपके सभी एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब सभी करें, और जो भी मैं सिखाता हूँ या मैं जो बता रहा हूँ उसको ज़रूर आप लोग नोट करें। चलिए, आप लोग के लिए सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस क्वेश्चन ईयर का क्वेश्चन लाया गया है, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महानदी इसका सही आंसर होगा। अब मैं आप लोग के सामने इस महानदी से संबंधित कुछ फैक्ट्स लाने जा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर सुनिए और कैसा लग रहा है बताइएगा। तो हीराकुंड बांध यानी कि महानदी किनारे पर स्थित है। इस यानी कि भारत की सबसे लॉन्गेस्ट बांध अगर बोला जाए, यानी कि भारत की सबसे लंबी बांध अगर बोला जाए तो वह हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। और इस बांध का निर्माण 1948 में हुआ था। इस बांध का 1948 में स्टार्ट हुआ था, और बांध का पूर्ण रूप से यह 1953 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, यह जो बांध है आपका उड़ीसा में है। यह बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब मैं इसमें जो भी ऑप्शन है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ। सतलज नदी भारत की पंजाब में अवस्थित है, जो कि पंजाब नदी यानी पंजाब जो 5 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, यानी 5 नदियों के संगम से जो बना वहीं पे ही अवस्थित है। तो मैं इसके बारे में मैं पूरा डिस्कशन करने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिए और ध्यान दीजिएगा जरूर। सतलज नदी की लंबाई कुल 1450 किलोमीटर है, जो कि पंजाब की नदियों में सबसे लंबी नदी है। और मैं इसका एक ट्रिक के साथ बता देना चाहता हूँ जो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें जो 5 नदी जो बहती है उसके लिए एक ट्रिक याद कीजिएगा दोस्तों, सब्र CJI। तो इसमें सी से हो गया दोस्तों चेनाब, वी से व्यास, आर से रावी नदी, जे से झेलम, आई से इंडस यानी कि सिंधु नदी। ये आपके जो है ये सिंधु नदी के सहायक नदी है, या फिर पंजाब में पांचों नदी है, पंजाब के में उपस्थित सभी पांचों नदी है। अब नेक्स्ट इसमें लिख रहा गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, या फिर दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं इसे। बृहद गंगा कहते हैं या फिर दक्षिण गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारत की अगर गंगा बात किया जाए तो उसमें कावेरी नदी होगा। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी होती है, जो कि आपका दक्षिण भाग में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दिया भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी पर बता देना चाहिए, यह नदी टिहरी बांध पर अवस्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ, यह भारत की सबसे ऊंची बांध यानी अगर सबसे ऊंचा बांध बोले तो भागीरथी नदी पे अवस्थित है, जो कि टिहरी बांध है। और सबसे लंबी बांध अगर बोला जाए तो हीराकुंड बांध। यहाँ से आप लोग को 2-3-4 क्वेश्चन मिल गए होंगे। चलिए, कैसा लगा आप लोग बताते रहिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ, जो कि हमारे चैनल का ही नाम है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें यह लिख रहा, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच मान होता है। तो दांतों की सड़न, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँ पीएच स्केल एक ऐसा इकाई है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 के बीच में होती है, और यह बीच में 7 होता है। यानी कि पीएच में H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता को माप किया था। तो पीएच माप का खोज सोरेनसर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सोरेनसर ने किया। पीएच मापदंड का आविष्कार पीएच सोरेनसर ने किया था, और इसका इकाई और इसका नाम बैकमैन ने दिया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये दोस्तों, दंशक कब प्रारंभ होता है? तो इसका सिंपल आंसर होगा 5.5 से कम। जब हमारे शरीर का पीएच मान 5.5 से भी कम होता है तो हमारे शरीर में दंशक होना प्रारंभ हो जाती है। अब मैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स और बता देना चाहता हूँ दोस्तों। हमारे शरीर में जो रक्त होता है यानी ब्लड, इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि थोड़ा ये क्षारीय होती है। क्षारीय यानी कि दुर्बल क्षारीय है। अब यहाँ से भी रिलेटेड फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के सभी भागों से जुड़े होते हैं। यानी हम लोग यह भी कह सकते हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जस्ट लाइक बोन और ये ब्लड दोनों जस्ट लाइक इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसे संयोजी ऊतक हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यह शरीर के सभी भागों से एक दूसरे से कनेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएच मान से रिलेटेड एक और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ।
इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 0, 7 और 14 जो होता है, यानी कि 0 से 7 जिसका पीएच मात्रा उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। और जो 7 के बराबर होते हैं उसको बोलेंगे उदासीन विलयन, और जो 7 से 14 के बीच उसे बोलेंगे क्षारीय विलयन। और इसमें भी अगर आता है 0 से लेकर 1, 2, 3 के बीच रहेगा तो उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल बोलेंगे। और 13 अगर और 14 अगर हुआ तो उसे बोलेंगे प्रबल क्षार। चलिए, अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे, यानी वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वह चाहते हैं संविधान के रूप में, वह कैसा था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यंग इंडिया। इसका राइट आंसर होगा यंग इंडिया। तो मैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक 1933 में लिखा गया था। 1933 से लिखना स्टार्ट हुआ था और 1942 में फाइनली लिखा गया था। और इसमें एक पत्रिका का नाम हरिजन भी उसके महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, जो कि 1919 में लिखा गया। नवजीवन नामक पुस्तिका जो कि गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था। और सत्य के साथ जीत जो कि सबसे फेमस पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इसे ही कहते हैं, यह 1925 में लिखा गया था, जो कि काफ़ी इंग्लिश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोल रहा, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से संबंधित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा पासा, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग पासा खेल से संबंधित थे। अब मैं इसके बारे में पूरा बता देना चाहता हूँ। यानी सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रणात्मक थी, भाव चित्रणात्मक, यानी जिसे हम लोग पिक्टोग्राफ भी कह सकते हैं, भाव चित्रणात्मक जिसे पिक्टोग्राफ भी कह सकते हैं, पिक्टोग्राफ भी कह सकते हैं, यानी इसकी कोई लिपि पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, एग्रीकल्चर था। और सिंधु सभ्यता का जनक हम लोग जॉन मार्शल को कहते हैं। जॉन मार्शल को सिंधु सभ्यता के जनक, या फिर ये क्या बोलते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता का भी जनक कह सकते हैं। इसके साथ साथ गेटवे शहर भी कहते हैं, यानी सिंधु सभ्यता को गेटवे शहर भी कहते हैं। और और सिंधु सभ्यता का नामांकन कार्बन 14 के आधार पर किया गया था, जिसमें वर्ष यह जिक्र किया 250 बीसी से 1750 बीसी का वर्ष घोषित किया, यानी कार्बन 40 के आधार पर इसका आयु की गणना की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बने रहिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि अकबर द्वारा लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ था, जिसमें अकबर द्वारा और मानसिंह के बीच लड़ा गया था। अकबर के शासक विजय हुए थे। चलिए, और यहाँ पे लिखा गया 1526। तो मैं 1526 बारे में बता दूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो इसमें इब्राहिम लोदी हार गई थी और बाबर विजय हुए थे। और यह भी एक काफ़ी, इसमें से एक और फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, यानी कि पानीपत ही एक ऐसा लड़ाई है जिसमें इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक है जो युद्ध के स्थल पर मौत हुआ था। यानी इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक है जिसकी मौत युद्ध के स्थल में हुआ था। तो वह कौन से युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और यह कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत आपका हरियाणा शहर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। पानीपत का कुल 3 लड़ाई हुआ था, जिसमें पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, और तीसरा हुआ था 1761 के बीच में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, यानी कि लिख रहा है इसमें दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन भारतीय गणराज्य में विलय किया? यानी कि इसमें यह क्वेश्चन लिख रहा है, भारतीय उपनिवेश जो है ना, दमन द्वीप या गोवा को किस वर्ष भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो इसका आंसर होगा 1961, यानी 1961 में उन्होंने किया था, 1961 में किया था। यानी कि आप लोग को यह जानकारी अच्छी से होगी कि जब पुर्तगाल लोग भारत पे आया था तो उन्होंने गोवा शहर को अपने कब्जा पे कर लिया था। किसके द्वारा किया गया था? अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। 1510 में किया गया था, 1510 में किया गया था। और सबसे लास्ट में यानी 1961 में वह भारतीय गणराज्य में विलय किया। चलिए अब इसके बारे में यही बताता हूँ। सबसे पहले पुर्तगीज जो भारत आए थे वह वास्को डी गामा आए थे। चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी थोड़ा सा खेल लेते हैं। 1950, तो 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी
1950 को 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 1954 तो 1954 में भारत रत्न देना भारत रत्न पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था 1954 में। और भारत रत्न शुरू टाइम 3 को दिया गया था, जिसमें सबसे पहले से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और बात करें 1961 में, तो 1961 तो राइट आंसर इसी का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें, यानी कि यह सूची के आधार पर दिया गया दोस्तों, तो इसमें बताना है। तो इसमें आप लोग को मैं बता देना चाहूँ यूरोपीय कंपनी किस प्रकार भारत आए थे, तो इतना आप लोग को नहीं करना। एक मैं आप लोग के सामने ट्रिक दे देता हूँ, यह ट्रिक याद कीजिए, इससे आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल इसका ट्रिक है दोस्तों, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंस गया। तो यहाँ से आप लोग को बता दें डैड फंसा, सॉरी पुत्र अड़ा डैड फंसा, डैड फंसा इसका ट्रिक होगा। तो यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ कैसे आप लोग को रिलेट करना। पुश हो गया पुर्तगीज, यानी सबसे पहले भारत में पुर्तगाल आए थे, कब आए थे 1498 में आए थे। पुत्र अड़ा आ से हो गया, आ से आपके लिए हो गया पुत्र अड़ा डैड फंसा, आ से हो गया इसमें अवध लोग, ठीक है। और डा से डच लोग आ गए, सॉरी आ से हो गए अंग्रेज लोग जो कि 1600 में आए थे। और डा से हो गए डच लोग, जिसे नीदरलैंड भी बोलते हैं, यह डच लोग 1602 में आए थे, ठीक है। अफा से फ्रांसीसी लोग जो कि 1606 में आए थे। और एस से हो गया स्वीडिश लोग, यानी कि आप लोग इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर के मुताबिक 1498, तो 1498 आप लोग का हो गया पुर्तगाल लोग हो गए हैं। 1600 में आपका इंग्लिश मैन हो गए हैं। और 1602 में डच लोग हो गए, और 1664 में फ्रेंचीज लोग हो गए। ये आप लोग को याद कर सकते हैं, यानी एक स्टेप से ये भी लिख सकते हैं PEDF, ये भी ट्रिक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोल रहा है, यात्री यवन वतुता कहाँ से आया था, तो यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, यह मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, चलिए मोरक्को से आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ये काफ़ी अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है ये। तो भारत में वर्तमान समय कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसे हाईकोर्ट भी कहते हैं। तो मैं यह बता देना चाहता हूँ, इसके बारे में रिलेटेड फैक्ट्स बता देना चाहूँ। तो भारत में 1773 में सबसे पहले 1773 में हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। 1773 में हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था, जो कि इम्फे के शासन, इम्फे इसके पहले इम्फे बने थे न्यायाधीश, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सन 1862 में सबसे पहले भारत में 3 हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। तो पहला हाईकोर्ट का इसमें स्थापना हुआ था कोलकाता। सेकेंड का नाम था बॉम्बे जिसको कहते हैं। और थर्ड का नाम था मद्रास। ये सब तीनों का स्थापना आपका हुआ था 1862 में। और उसी के यानी उसके 4 वर्ष बाद, यानी कि 1866 में 1806 इलाहाबाद बैंक का स्थापना हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था। और सबसे अंतिम हाईकोर्ट जो कि तेलंगाना अमरावती है, वह 25वां हाईकोर्ट है, जिसका स्थापना प्रीवियस ईयर यानी कि 1 जनवरी 2020 को किया गया था। 1 जनवरी 2020 को किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, 21वां हाईकोर्ट आपका झारखंड में है। 21वां हाईकोर्ट आपका कौन सा है, झारखंड में है। तो झारखंड में है, जो कि रांची में है। रांची स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। और 28 भारत देश में अभी वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, और 28वां राज्य झारखंड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी शासक कौन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी शासक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी, यानी मोहम्मद गजनवी जो कि पहले अरब शासक थे, उन्होंने भी भारत पे आक्रमण किया था 1712 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद गौरी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए, जो कि इसका इन्होंने पहला इसका प्रथम आक्रमण 1001 में है, और सबसे फेमस आक्रमण 1025 में, जो कि 16वां आक्रमण था, यह सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण था। और इसका अंतिम आक्रमण 17वां जो है वो 1027 में किया गया था, और इसे जाटों के द्वारा मार दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया था, तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहेब पुरस्कार दिया था। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मैं बारे बता देना चाहता हूँ। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि इनकी सबसे पहले फिल्म 1913 में पहला मुख्य फिल्म जो आई थी उसी के आधार पर दिया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूरा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इस साल यानी कि 2021 अभी चल रहा है, तो इसमें 2019 का दिया गया,
सॉरी 2019 का दिया, तो 2019 का दादा साहेब पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया, जो कि करेंट अफेयर है, रजनीकांत को दिया गया था। और 2018 का दादा साहेब अवार्ड, 2018 का दादा साहेब अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन को, बिग पी जिसे कहते हैं, अमिताभ बच्चन को। तो एक काम और कर लेते हैं, 2017 का भी याद कर लेते हैं। तो 2017 का दादा साहेब पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया था, विनोद खन्ना को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें यह लिख रहा है कालिदास सम्मान, तो यह 1961 से दिया जा रहा, सरस्वती सम्मान 1992 से दिया जा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से दिए गए में यानी कि मिलान करना आपको, तो उतना नहीं मैं नहीं करता हूँ दोस्तों, आप लोग को डायरेक्टली बताता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस, यानी विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में और पूरे विश्व स्तर पर 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस, यह आप लोग को पूरे विश्व में 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व, फिर लिख रहा पर्यावरण, ये भी आपका हो गया 5 ही जून को हो गया। विश्व ओजोन दिवस, तो यह ओजोन दिवस आपके पूरे भारत में 16 सितंबर को मनाते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 16 सितंबर को। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोग किसी के अनुसार बने रहिए। इसमें ऑप्शन भी मैं डील कर दूं क्या, 21 मार्च को आपका कौन सा दिवस हो गया, ये हो गया विश्व वन दिवस, वानिकी दिवस बोलते हैं। 5 जून को हो गया पर्यावरण दिवस हो गया, जो कि इस साल ही मनाया गया है, पूरा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 16 सितंबर को हो गया ओजोन दिवस। अब 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है, तो यह क्वेश्चन आप लोग जरूर देखें, क्योंकि इससे मैं बहुत सारे फैक्ट्स देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आप लोग को यह जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उसे जरूर ध्यान दीजिएगा, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस टाइप्स में आपका यह 1 2 3 4 ये जो है आपका दोस्तों, यानी कि एक होता है वसंत ऋतु, एक होता है ऋतु जो परिवर्तन के अनुसार होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों 21 मार्च, 21 मार्च एक डेट होती याद कीजिए। एक होता है 23 सितंबर, यहाँ पे होते हैं 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, और एक 21 जून। ये 4 डेट आप लोग को याद करना पड़ेगा। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, यानी कि यहाँ पे बिगेस्ट दिन होते हैं और रात सबसे छोटी होती है। तो इसके अपोजिट यानी कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, रात छोटी होता है। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं एक और मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। इसमें ये भी बताना, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो ग्रहण लगता है, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो ग्रहण लगती है। चलिए 21 मार्च को मैंने डील कर दिया, 23 सितंबर को मैंने डील कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, यानी प्रकाश के छोटे छोटे कणों को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फोटोन कहते हैं, जो कि मासलेस होते हैं। यह जो होते हैं मासलेस होता है, यानी क्या, इसका भार और द्रव्यमान नहीं होता, यानी इसे हम लोग द्रव्यमान लेस कहते हैं या फिर भारलेस कह सकते हैं। तो प्रकाश के छोटे छोटे कणों को हम लोग बोलते हैं फोटोन, जिसकी सहायता से हमें प्रकाश दिखाई देती है। अब प्रकाश बारे ये भी बता देता हूँ। प्रकाश एक प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह लंबवत पड़ती है। कैसा पड़ती है, ये लंबवत पड़ती है। चलिए और इसके बारे में डील करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड्स का अर्थ क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। अब यहाँ पे किसी ने हमसे पूछा था सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, तो यानी कि द ग्रुप ऑफ डिजीज या द ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी द ग्रुप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सिंड्रोम, यानी कि द ग्रुप ऑफ डिजीज को, यानी कि रोगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सिंड्रोम। अब मैं यह बता देना चाहता हूँ, ये जो एड्स है, एड्स जो है ना, वह HIV नामक वायरस से होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम वायरस, ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम वायरस से होता है ये, ठीक है। और यह विषाणु जनित वायरस, यानी जिसका हिंदी में होता है। और भारत में प्रत्येक वर्ष यानी एड्स को रोकथाम के लिए 1 दिसंबर को पूरे विश्व स्तर में एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और एड्स हो गया। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, भारत में सबसे पहले पोलियो का टीकाकरण 16 मार्च को किया गया था, 16 मार्च को किया गया था। तो 16 मार्च 1995 से किया गया था, तो इसलिए 16 मार्च को प्रत्येक वर्ष भारत में टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पोलियो के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ध्वनि का वह सॉरी एक मिनट, ध्वनि की क्या लिखा है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर मादा से भिन्न करती है। तो इसका सिंपल वे में आंसर यह होगा दोस्तों, तारत्व, यानी इसे इंग्लिश में पिच भी कहते हैं। यानी कि किसी लड़कियों का आवाज़ पतला होता है, बच्चों का आवाज़ पतला होता है, लड़कों का आवाज़ मोटा होता है, इसके पीछे रीजन होता है तारत्व। और यह जो तारत्व होता है ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं गुणता। गुणता को ही हम लोग बोलते हैं यानी जो आयाम पर निर्भर करता है, यानी आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, अब मैं ध्वनि से रिलेटेड फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, तो सुनिएगा। ध्वनि आपका एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और अगर इसी हम मुझे समझाने बोले तो मैं समझाता हूँ, अनुदैर्ध्य तरंग उस तरंग को कहते हैं जो समांतर दिशा में चलती है, यानी जो समांतर दिशा में चलती है। नहीं तो इससे मैं एक चित्र के द्वारा बता रहा हूँ, इसे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9 का ही कंसेप्ट है क्रेस्ट और ड्रफ का। ये तो ये आपका क्रेस्ट कहलाता है, ड्रफ यानी सुरंग और गर्त कहलाता है। अगर यह समांतर की ओर चल रही है, या अगर देखिए इसमें अगर हम लोग ये हटाएंगे तो ये परपेंडिकुलर पे आ जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर पे आता है तो इसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, सॉरी अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन यही अगर आपका एक स्टेप से में रहेगा, यानी कि स्टेप है यहाँ पे, स्टेप में अगर जा रहा है यानी कि सुरंगों और वृत्त की अगर दूरी रहेगा तो स्टेप को हम लोग बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। यानी इसमें संपीड़न और विरलन होती है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन होती है, और अनुप्रस्थ तरंग में सुरंग और गर्त होती है। अनुप्रस्थ तरंग में सुरंग और गर्त होती है, और अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन होती है। इसे काफ़ी ध्यान दीजिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। तो मैं इसको आप लोग को तरीके से बताना चाहता हूँ, जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ओम के नियम जो पढ़े, इसका फॉर्मूला होता है V = IR। तो हम लोग यहाँ से R निकाल सकते हैं। R = क्या लिखेंगे दोस्तों, V/I, यानी कि वोल्ट पर करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग ये जान सकते हैं विभवांतर, यानी जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। तो वोल्ट बोल लीजिए। अब विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब होता है एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इसी से हम लोग एक फार्मूला निकाल सकते हैं जिसे ओम कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा होता है ओम। अब हम लोग देखिए यहाँ से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यानी कि प्रतिरोध की बात, यानी कि यहाँ से एक और फार्मूला मैं निकालना चाहता हूँ। देखिए, यानी किसी विद्युत धारा यानी कि प्रतिरोध जो है ना, यानी लेंथ के समानुपाती होते हैं एवं क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग यह इक्वेशन यह भी निकाल सकते हैं, R इक्वल टू लेंथ बाय एरिया। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे यानी कि इक्वल को हटा के एक रो लेते हैं, रो लेंथ बाय एरिया। तो यहाँ से हम लोग यह भी निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। अब देखिए, मैं यहाँ से आप लोग के सामने जो फार्मूला निकालने जा रहा हूँ, यहाँ से गौर कीजिएगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि रो इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस एरिया बाय क्या निकाल लेते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ पे लेंथ एक लेते हैं, तो लेंथ का मीटर होता है। तो इसका दोस्तों रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रा होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। सॉरी, यहाँ लेंथ लिखना था, ये कट गया था, यानी ओम मीटर इसका आंसर हो गया। मैंने आपको बता दिया कैसे हुआ। अगर नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। ओम मीटर इसका आंसर हो गया, यानी इसका राइट आंसर ओम मीटर हो गया। और ओम प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर। चलिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो सबसे पहले सेल बारे बता देना चाहता हूँ। तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया था। सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। अब बात करें ब्राउन का, रॉबर्ट ब्राउन ने यानी कि उसके केंद्रक की खोज की थी, और ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है, ओपेक का मुख्य, ओपेक का अर्थ क्या होता है। तो यह ओपेक का अर्थ होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, यानी कि इसमें ओपेक में यानी पेट्रोलियम कंट्री का यह समूह है, जो कि इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, हमें इसकी जानकारी जरूर रखनी है। तो ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों की जन्मदाता और लिपि को कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले ब्राह्मी लिपि के बारे में बता देता हूँ। तो ब्राह्मी लिपि का जन्मदाता जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है, जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है। और ब्राह्मी लिपि एक ऐसी लिपि है जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और इसके अपोजिट बात करें तो खरोष्टी लिपि, तो खरोष्टी लिपि जो है ना, यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और
फारसी बात करें तो उर्दू की लिपि, ये फारसी जो होता है ना वो उर्दू की लिपि होती है, और गुरुमुखी जो कि पंजाबी की होती है, या गुरु अंगद ने इसका रखा था। पंजाबी की राष्ट्रीय लिपि होते हैं, गुरुमुखी उर्दू फारसी हो गया, ठीक है। और हिंदी का रोमन हो गया, और सॉरी हिंदी का देवनागरी हो गया, और इंग्लिश का रोमन हो गया। चलिए, और कैसा लगा दोस्तों, आज मेरा एक्सप्रेशन इतने ही तक था, पहला प्रयास था जो कि मैं आप लोग के सामने एसएससी जीडी का लाया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम मैं और इससे भी ज़्यादा लाऊंगा। आप लोग का जो भी क्वेश्चन जिस चीज़ का डिमांड होगा आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं आप लोग के लिए हमेशा जितना जीतता हूँ सब प्रयास करूंगा आप लोग के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मूव ऑन स्टडी इज गोइंग ऑन स्टडी ग्रेड अप। तो मूव ऑन स्टडी में आप लोग का स्वागत था। कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू, हेलो एंड वेलकम। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।